नमस्ते जी नमस्ते वेलकम टू कोर्ट रूम बाय TLY। आज डिस्कस करते हैं एक जजमेंट डिलीवर्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट विच इज श्योर टू पॉप अप इन द दिल्ली जुडिशरी मेंस as a fiction case based question. So what they do usually, the Delhi judiciary, is that they pick these judgments from the Delhi High Court and the Supreme Court. They remove the names, they remove the details, and then they test you on the concept of law. So today what we are going to be discussing is the judgment on section 14 of the Hindu Succession Act. So see, you can be covering the syllabus on its core, वो एक अप्रोच है, बट दिल्ली जुडिशरी का मेंस वहां से नहीं निकलता, वो इन केसेस और इन कहानियों को समझ के निकलता है. So I'll display the judgment name on your screen. Of course, this I'm presenting as a trial slash demo lecture on YouTube. इससे पहले भी हमने बहुत सारी judgments यहाँ पे discuss करी हुई हैं, which are all relevant for means. But अब यहाँ पे होता क्या है? So the suit property is on कस्तूरबा गांधी मार्ग, तो अच्छी खासी property है. It's around 3,700 square yards. मतलब अच्छी, this is like a property that should exceed in 300 crores in value. अब है क्या कि हुए जी बिशन सिंह, तो पहले हमेशा फैमिली ट्री समझ लेते हैं. सरदार बिशन सिंह, उनके जी 3 बच्चे हुए. एक हुए उनके गुरबख्श सिंह, so we can name him as son 1, and then you have Gurbachan Singh, and then you have Gurcharan Singh. All right. Now Gurbachan Singh predeceased his father and left behind a wife and then a daughter. All right. अब ये जो प्रॉपर्टी का जो एड्रेस है, दी 6 कस्तूरबा गांधी मार्क दैट्स द सूट प्रॉपर्टी, इस पे इन्होंने गिफ्ट डीड करी थी आई बिलीव ऑन द 1st February 1956, and the Hindu Succession Act of course came into operation I believe on the 7th of June 1956. अब गिफ्ट डीड में इन्होंने कह दिया जी इन दोनों का तो जी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है. यहाँ पे गुरबचन जी की जो डॉटर का वो लाइफ इंटरेस्ट है, as in she can enjoy the property till her lifetime, and then if she has children ahead, her share devolves onto those, and then the rest of the share basically यहाँ पे उन्होंने बांट दिया. और ये शर्त लगा दी कि अगर आगे यहाँ कोई बच्चे नहीं हुए तो इनका ये वाला जो शेयर है, इट इज गोइंग टू डिवॉल्व बैक ऑन टू हर co-sharers. So she filed for partition in 2024. She is a 79-year-old lady now, and she filed for a partition suit in 2024. ये बात याद रखेंगे क्योंकि इस पे Order 7 Rule 11 की एक उसी टाइम पे CPC में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की याचिका आ गई, उस पे ये जजमेंट है. So what is the question that is going to pop up? Similar facts, all names removed, the suit property details removed, no Kasturba Gandhi mark, no nothing. They are just going to be talking about that such a scenario is there. Then they'll talk about the Order 7 Rule 11 application, and they are going to ask you to decide on the Order 7 Rule 11 application. They're going to ask you to decide on the Section 14 Hindu Succession Act कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली इनके पास आनी चाहिए पूरी या नहीं आनी चाहिए. और इसके अंदर जो क्लासिक जो केस लॉ जो कोट करा हुआ है वो सब आपको पहले से समझ के रखना चाहिए, एल्स देयर इज नो वे दैट मतलब मींस दिल्ली जुडिशरी हरियाणा जहां पे भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाले मेंस यूजुअली नहीं निकलते होते अनलेस एंड यू आर प्रिवी टू दीज लीगल यू कैन से सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड जजमेंट्स. ठीक है जी. खैर, अब होता क्या है, तो सवाल उठता है, तो दे फाइल एन ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन के. एक तो जी इस प्लेन में कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, चलो वो तो बहुत ही छोटा माइनर पॉइंट है, बट क्वेश्चन आएगा 14 पे आएगा और लिमिटेशन पे आएगा कि लिमिटेशन का तो जी इन्होंने आर्ग्यू करा सामने वाले की साइड में कि जी ऐसा है, ये तो 1956 की बात है, तो 3 साल की लिमिटेशन स्टैंडर्ड है, तो आज तो हम 26 में खड़े हैं, मतलब 24 में बेसिकली जब ये सूट खड़ा है, तो हम तब आप ये कैसे आप ये बेसिकली काम कर रहे हैं. तो उस पर कोर्ट ने कहा जी देखो ऐसा है, जिस टाइम से आपने मना करा ना, शी ट्राइड फॉर अ टाइटल टू हर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे आपने मना करा, सो लिमिटेशन इज स्टार्टिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. सो दिस इज एस्पेक्ट नंबर 1. बट द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज whether she can now claim the title via partition, right? Whether she gets her share of the property, क्योंकि gift deed is saying that she only has interest till her life, or as we commonly call it, that's a life interest. अब जरा देखते हैं. So the court went to section 14.
Property of a female Hindu to her absolute property, I believe this should be now visible because Indian Qanun uses better font, so I'm using that now. कहता है any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, तो हमारी वाली property तो before के अंदर fit हो रही है, shall be held by her as full owner and not as a limited owner. तो इन साइड अजीत जी की साइड, अजीत जी इज बेसिकली द डॉटर, उनकी साइड का वकील कह रहे जी सर देखिए 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 फुल ओनर है ना। अच्छा, अब खेल एक्चुअली एक्सप्लेनेशन के अंदर, वो जरा एक बारी देखते हैं। कहता है इन दिस सब सेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, हमारा वाला तो इमूवेबल है, एक्वायर्ड बाय अ फीमेल हिंदू बाय इनहेरिटेंस और एट पार्टीशन और इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस। लो जी, or in lieu of maintenance, or arrears by maintenance or gift by any person, whether a relative or not, before or at or after a marriage or by our own skill etc etc। ये बात याद रखना, in lieu of maintenance, क्योंकि इस पे पूरा का पूरा रेशियो टिका हुआ है इस केस का। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, प्रॉपर्टी पार्टीशन नहीं हुई, दिस इज जस्ट अ डिसीजन ऑन दी 711 एप्लीकेशन दैट वाज फाइल्ड इन दिस केस, दैट वेल हु इज शी, है ना। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, जरा एक सेकंड लगेगा। अब सामने वाले साइड की प्रेयर क्या है, वो किस पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं। कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो इज कमिंग इन बाय अ गिफ्ट, राइट, और अंडर अ विल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट और अंडर अ डिक्री ऑर्डर ऑफ सिविल कोड एटसेट्रा, विल और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिक्री ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कह रहा है अगर इस रास्ते से आया तो subsection 1 is not going to apply, nothing contained in subsection 1 shall apply। तो इसका मतलब क्या है, that she is not the, what is the section then, basically हम फिर घूम के यहाँ पे आके गिर गए हैं। यहाँ पे वो कह रहा है then of course then the limited owner, basically limited owner वाली बात इस पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब लड़ाई ये है कि 14(1) इस केस में अप्लाई होता है या 14(2) इस केस में अप्लाई होता है। और फिर से याद रखिएगा इस बात को, because our discussion is centered around this point, is in lieu of maintenance, right? So that property, the word property includes any such property that was received in lieu of maintenance। Now we go back here, ठीक है जी, now we go back here is, मुझे जरा थोड़ा सा बताएं यहाँ पर, चलिए वापस इसी पे चलते हैं instead of making a fresh diagram। गुरबचन सिंह जी गुजर गए, ठीक है जी, गुरबचन सिंह जी इज गॉन टू गॉड। मेंटेनेंस की ड्यूटी किस पे आती है ऑफ दिस चाइल्ड, शी वाज अनमैरिड बैक देन, शी वाज अ माइनर, मेंटेनेंस की ड्यूटी किस पे आती है, ऑन दी एग्नेटिक रिलेशंस, है ना। इस पे इन्होंने एक यज्ञ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको कोटेशन बेसिकली स्क्रीन पे देता हूँ। इन्होंने इस पे एक, क्योंकि हिंदू लॉ हमारा जो सारा का सारा जो है is based on Yagyavalkya rather, के based on codification of the previous customs from the Smritis etc. रक्षेत कन्याम पित्त विनाम पति पुत्राश्च च वार्धके अभावे यागित सतेषाम न स्वातंत्रय कवचित स्त्रिया, है ना, ये याज्ञवल्क्य से उन्होंने लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि फादर की ड्यूटी है when the woman is in her, you know, when she is a minor, तो फादर की ड्यूटी आती है to maintain her husband की marriage, and in the later years the children, basically the sons daughters basically take over, but क्योंकि स्मृति है तो उसके अंदर usually it's written from the point of view of our son। वो कह रहे जी इस टाइम जब ये प्रॉपर्टी इनको दी गई थी, क्या वो इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस थी? कह रहे जी हाँ, क्योंकि पिताजी गुजर गए थे तो दादाजी ने सोचा होगा भाई इसको भी तो जरूरत है, सो ही बेसिकली गिफ्टेड द प्रॉपर्टी, भाई इतना शेयर 1/3 आपके चला गया, 1/3 इधर चला गया, 1/3 इधर चला गया, और इनको एक लाइफ एस्टेट, लाइफ इंटरेस्ट दे दिया कि जी ऐसा है जी, जब तक जिंदा है तब तक आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आगे आपके बच्चे हुए तो ये उनकी हो जाएगी, नहीं हुए तो वापस सीधा डिवॉल्व। तो कोर्ट ने जजमेंट के अंदर ये रीजनिंग दी कि सर सुनिए मेरी बात, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस आई थी, therefore 14(1) applies thanks to the explanation। और ये आपने अपने मेंस के आंसर में बता कर आना है अगर ऐसा कोई केस आ गया तो, राइट। और इसके अंदर जो क्लासिक जो केस लॉ जो कोट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो हमारा स्टैंडर्ड है ऑफ द सक्सेशन एक्ट,
that is Tulsa Amma, if my spelling is correct, versus Shesha Reddy, right? Shesha Reddy 1977। अगर आप इसको वेबसाइट पे देख रहे हैं तो जजमेंट मैं साथ में स्टेपल आउट कर दूंगा। एंड इसके अंदर जो समरी जो थी इस बेसिकली इस केस लॉ की, वो ये थी, अगर मैं 2 लाइन की इसके आपको समरी दे देता हूँ। इफ 14(1) कब अप्लाई होगा, 14(2) कब अप्लाई होगा HSA का इन ऐसे ही केसेस के अंदर, इफ द प्रॉपर्टी इज कमिंग इन रिकॉग्निशन ऑफ अ राइट, राइट। और कौन सा वाला राइट, जो कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखे हुए हैं, राइट, इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस, और वहां पे वो जो 5-6 जो कंडीशन, तो 14(1) applies if the property is coming in via recognition of a right. If it is coming in independently without any right, let us say यहाँ पे पिताजी वगैरह जिंदा होते और फिर भी एक दद्दू ने लाइफ एस्टेट अपना बेसिकली इनको दे दिया होता, और मतलब लाइफ एस्टेट के लिए लाइफ इंटरेस्ट दे दिया होता प्रॉपर्टी में, और कह दिया होता कि ठीक है जी बस देख लेना, मेंटेनेंस के चक्कर में प्रॉपर्टी नहीं आई, देन 14(2) इज गोइंग टू अप्लाई। ये इस केस लॉ की कहानी है। दिस इज 1977 वाला केस। ये आपके आंसर में कोर्ट होना ही होना है, जब वो लास्ट में कहते थे ना कोर्ट अप्रोप्रिएट केस लॉ, ये है। दैट्स प्रीटी मच द केस। तो इन्होंने ये ऑर्डर 7 रूल 11 के ये बेसिकली किया कि वो सामने वालों की दलील थी कि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो कॉज ऑफ एक्शन इन्होंने वही समझाया, द स्टैंडर्ड बंडल जिसके चक्कर में केस आता है, वी नीड नॉट गोइंग टू दैट। फिर इन्होंने 14 समझाया कि 14(1) इज गोइंग टू अप्लाई इन दिस केस थैंक्स टू द वर्ड इन lieu of maintenance, because this property is coming to her because, well, she needed to be maintained at that point of time, and therefore, well, this she becomes the absolute owner, not a limited owner as per 14(1) of the HSA, and 14(2) is not going to apply thanks to Tulsa Amma versus Shesha Reddy 1977। कई वेबसाइट्स पे इसको शेषा रेड्डी भी लिख देते हैं, but that doesn't really matter. So this basically case law has to be quoted in your answer. The ratio has to be explained because you are going to be writing the judgment as a judge, right? So on this very channel we have explained the Romeo Juliet clause, POXO वगैरह. So this is how you basically crack the DJS mains. So we run an entire judiciary foundation का batch, but ये वाला जो module है specifically we are going to be offering it independently if you want to, outside of the batch. So if you want to just track the judgments, क्योंकि now after the practice clause this is basically turned into an exam for working professionals. If you do not wish to study the whole core syllabus, that also we cover out, you can explore this channel. But otherwise you can go to tlyacademy.com, you can click here and you can go here, right? I believe 1 साल का काम है ये, 1 साल we'll be tracking all judgments. So this also I'll give as a trial. एक हमने पीछे केस करा था widowed daughter-in-law maintenance का, POXO का, of article 200 governor. I keep on uploading those judgments, but not every judgment can of course be uploaded on YouTube. So if you wish to join us, you can. If you wish to do more work with us, then well, this is it. This pricing also is for the first 10-20 students, whatever it is. Then it goes up to 59,999. I'll also send you a compendium for every 3 months. We'll courier it out to you, ताकि ये सारे notes आपके सारे के सारे organized रहे. This of course is a part of our main judiciary foundation batch. तो जो वहाँ पर है तो उसको ये ना लगे कि अरे ये कैसे, मतलब हमें क्या पे करना पड़ेगा, नहीं। If you are in the foundation batch, then it's absolutely okay. But anyway, marketing aside, I'll leave the link of course in the description down below. Marketing aside, hopefully the case is clear. तो ऐसे अभी एक retracted confession पे भी अभी केस आया है. Then the Delhi High Court has pronounced another case on maintenance basically. Mains वहीं पे है, mains in cases in judgments के अंदर है. So you do your core theory, like for example CPC आप पढ़ सकते हैं अराउंड, CPC खत्म होती है 120 घंटे में, जब भी मैं कराता हूँ तो 120 घंटे में यूजली खत्म होती है. एविडेंस ऑल्सो टेक्स अबाउट 100 odd hours. दैट इज द कोर सब्जेक्ट, वो सेक्शन वेक्शन समझना है, और उस सेक्शन की देन एप्लीकेशन कम्स इन वाया these judgments. So you'll have to track them. So if you, let us say you want to take the next time this examination happens, I'm expecting it to happen around the end of 26, if the timeline is correct. That is, if it happens earlier, then कौन क्या कह सकता है. But let us first wait for the arbiters in the Bhumika Trust matter. I believe it is scheduled on 26th of February. अगर ऐसा आपने जजमेंट ट्रैक, प्लीज इसको करिएगा, क्योंकि इसके बिना ये वाला मेंस नहीं निकलता.
you'll be dumbfounded there sitting like, मतलब सारी तैयारी करी हुई है, प्री भी निकल गया था और फिर मेंस में जाके दिक्कत आ जाती है. मेंस तो इन्हीं जजमेंट से निकलता है. So you have to constantly track. If you want someone to do, if you can do it on your own, great work. If you want someone to do the work for you, such as us, well then you join us. That's just about it. All right. तो hopefully the case is clear. Same आपको नाम वाम हटा देंगे, ये गुरबख्श, चरण, बच्चन सब हटा देंगे. सिर्फ सन फादर बोल देंगे, देन 3 sons, उसके आगे एक प्री डिसीज्ड बना देंगे, and then they are going to ask same judgment we have done. Can a widowed daughter-in-law claim maintenance when I believe her um, father-in-law had predeceased her husband? ऐसा कुछ basically अभी केस मैंने कराया था. You can check that out on YouTube. You can check out this specific playlist. जिसके अंदर हम judgments usually cover out करते रहते हैं. I'll try to explain more on YouTube as well. Wishing you folks all the very best. To take very good care of yourself.